हेलो माय डी स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का लोकतांत्रिक राजनीति भाग का अध्याय 3 का नाम क्या है? चुनावी राजनीति के हम प्रश्न बैंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे समझने वाले हैं। बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस अध्याय में से आपको केवल एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंक का होगा, है ना। 4 अंक का आपको एक लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो आपको इसमें बड़े प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए हम लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है ना। आपने देखा होगा, जब भी चुनाव होते हैं भारत में, जब भी चुनाव होते हैं तो हर पार्टी से एक उम्मीदवार खड़ा होता है ना। जो मतलब कि चुनाव जो हम उससे कह सकते हैं वह चुनाव लड़ता है, तो उसको चुनाव में खड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है और उसकी क्या क्या योग्यता होती है, हमें उसके बारे में बताना। तो देखिए चुनाव में खड़े होने के लिए सर्वप्रथम नामांकन पत्र भरना पड़ता है ना। जो उम्मीदवार है उसे अपना नाम बताना पड़ता है, उसे अपने पिता का नाम है ना, सारी मतलब कि विवरण देना पड़ता है, नामांकन पत्र भरना पड़ता है। और कुछ रकम जमानत के तौर पर जमा करनी पड़ती है। कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है। तो देखिए पहले की घोषणा करनी पड़ती है। पहला है, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, है ना। यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे होंगे तो उसे उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा देखिए, उम्मीदवार उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा, है ना। उसके पास कितनी संपत्ति, उसके परिवार के पास कितनी संपत्ति है ना, कितने पैसे उसके पास है ना, कुछ काला धन कुछ तो नहीं है, वो सारी सबकी जांच करनी पड़ती है। तीसरा देखिए, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, है ना। उम्मीदवार ने कितनी पढ़ाई करी है, कहाँ तक पढ़ाई करी है, उसका ब्यौरा भी देना पड़ता है। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखी है ना। यह आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न देने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। यह आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अब हमें इसके प्रतिज्ञा लिखनी है ना। आप देखते होंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो हमें उस प्रतिज्ञा को लिखना है। तो देखिए, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? चुनावों की जरूरत क्यों है, वर्णन कीजिए ना। भारत में जो है वो चुनाव की जरूरत पड़ती है, बहुत अधिक चुनाव की जरूरत पड़ती है। तो चुनाव की जरूरत आखिर किस कारण से पड़ती है, हम इस बारे में बताना। तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। भारत जो है वे लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता का पूरा अधिकार होता है यहाँ की शासन पर। यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। चुनाव की आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राज्य एवं केंद्र स्तर पर सरकारों का गठन होता है। इसलिए विभिन्न दलीय आधार पर चुनाव संपन्न होता है जो लोकतंत्र में अपने नागरिकों को मत देने के लिए प्रेरित करता है। अपने वोट देकर मतदाता चुनावों में भागीदारी करता है। चुनाव पश्चात ही विधानसभा एवं लोकसभा में सरकार का गठन किया जाता है। अतः लोकतांत्रिक तरीकों से देश का संचालन करने के लिए चुनावों की जरूरत होती है ना। भारत में यदि चुनाव नहीं होगा तो देश में सरकारों का गठन नहीं हो पाएगा। इसलिए चुनावों का प्रयोग कराना, है ना, चुनाव होना आवश्यक है। तब यदि मतदाता अपना मत देगा तभी सरकार का गठन होगा और तभी देश चल पाएगा। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चुनाव आयोग किसे कहते हैं ना। भारत में चुनाव आयोग है। भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए कि उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं। तो देखिए, भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है ना। जो चुनाव आयोग है वे निष्पक्ष चुनाव कराता है ना। किसी भी पक्ष का वे समर्थन नहीं करता है, वे एकदम निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ता है। भला वे किसी पार्टी को वोट क्यों ना दे, है ना। उसके अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी अपनी अलग अलग मानसिक स्थिति हो सकती है, लेकिन जो चुनाव आयोग में जो संपूर्ण चुनाव आयोग होता है वे निष्पक्ष होता है, वे किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता है, चुनाव आयोग कहलाता है।
चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए आयोग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। भारत में चुनाव आयोग के निम्न अधिकार है। तो देखिए पहला अधिकार क्या है, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है ना। आपने देखो होगा भारत में जब भी चुनाव होते हैं ना, चुनाव की जब भी तारीख आती है और जब भी चुनाव होना रहता है तो उसकी घोषणा कौन करता है, उसकी घोषणा भारत चुनाव आयोग करता है। दूसरा, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है ना। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए कुछ संहिता होती है ना, कुछ मतलब कि नियम कायदे होते हैं, वे लागू कौन करता है, वे लागू करता है चुनाव आयोग। और जो भी इस नियम या फिर कायदे का उल्लंघन करता है उसको चुनाव आयोग सजा देता है। तीसरा देखिए, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है ना। जब भी भारत में चुनाव होते, जब भी संहिता लगती है तो उस पर सरकार का अधीन नहीं होता है ना, सरकार का अधिकार नहीं होता है, उस पर अधिकार होता है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का अधिकार होता है, इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारी का तबादला करना भी शामिल होता है ना। चुनाव आयोग का अधिकार होता है कि वे ये मान के चलिए कोई सरकार है ना, सरकार जैसे भारत में राज कर रही है तो वे अपनी मन मर्जी के अनुसार भारत की संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकती है, सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकती है, उसे खुद की निजी संपत्ति का उपयोग करना पड़ेगा। चौथा देखिए, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं है ना। जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं, जो भी सरकार के कर्मचारी होते हैं ना, वे सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि वे चुनाव आयोग के नियंत्रण में होकर काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो सरकारी टीचर है ना, जो भी सरकारी अधिकारी होती है उनके हाथ निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाता है, तो वे चुनाव आयोग के अधीन होकर काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस अध्याय का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए ना। लोगों की क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है, क्या क्या उनकी भागीदारी होती है, हमें उस बारे में बताना। तो देखिए, चुनाव में लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष इस प्रकार है। पहला निष्कर्ष क्या है, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है ना। चुनाव में जब भी लोगों की भागीदारी होती है तो जितने लोग वोट देते, जितने लोग मतदान करते हैं, उनके आंकड़ों को निकाल कर लोगों की भागीदारी का पैमाना निकाला जाता है। दूसरा देखिए, मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने असल में मतदान किया। तीसरा, भारत जैसे बड़े देश में बड़े लोगों की तुलना में गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। चौथा देखिए, भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यों के लिए दबाव डाल सकते हैं है ना। जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो जो गरीब लोग होते हैं है ना, उनके पास उतना धन नहीं होता है ना, तो वे चाहते हैं कि हमें थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल पाए, इसलिए वे उन्हें लगता है कि यदि ये चुनाव होगा तो राजनीतिक दलों पर दबाव डालेगा, उनको जो राजनीतिक दल है उन्हें लगेगा कि चुनाव पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इस पर नियंत्रण है जनता का, तो इस प्रकार वे अपने ऊपर सुधार कर सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन थे, आपके 5 क्वेश्चन थे जो कि प्रश्न बैंक में थे, तो मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद आप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।